फिल्म की शुरुआत एक जेल से होती है, जहां एक कैदी को घसीटकर जेल की बालकनी में लाया जाता है। बाहर भड़की हुई भीड़ उसकी सजा की डिमांड कर रही थी। जीन बैप्टिस्ट ग्रेनविल नाम के उस परफ्यूम मेकर के खिलाफ एक बेरहम मौत की सजा सुनाई जाती है, जिसमें उसे एक लकड़ी के क्रॉस पर बांधकर जिंदा हालत में लोहे के रॉड से पीट कर उसकी हड्डियां तोड़ने और लटकाने का ऑर्डर दिया जाता है। इसके बाद 18वीं शताब्दी के फ्रांस में रहने वाले ग्रेनविल का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जो बेहद टैलेंटेड होने के बावजूद अपने यूनिक गोल यानी परफ्यूम बनाने की चाहत की वजह से इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। उस वक्त के पेरिस शहर की भयंकर बदबू और खासकर गंदे और सड़े हुए फिश मार्केट का सीन दिखाया जाता है। 17 जुलाई 1738 को इस घटिया फिश मार्केट के कचरे के ढेर के नीचे ग्रेनविल का जन्म होता है। ग्रेनविल की मां उसे भी अपने पिछले 4 बच्चों की तरह टेबल के नीचे फेंक कर चली जाना चाहती थी, लेकिन जन्म के बाद ग्रेनविल रो पड़ता है और अपने जिंदा होने का सबूत देता है। मार्केट के लोग उस न्यूबॉर्न बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसे उस कचरे के ढेर से बाहर निकालते हैं और उसकी भागती हुई मां को अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश के इल्जाम में पकड़ लेते हैं। ग्रेनविल के रोने की वजह से ही उसकी मां मुजरिम साबित होती है और उसे फांसी की सजा दी जाती है और बच्चे ग्रेनविल को मैडम गेलार्ड के अनाथालय में भेज दिया जाता है। अनाथालय में मैडम गेलार्ड पैसे लेकर बीमार बच्चों को पालने का काम करती थी। अनाथालय में जब एक लड़का बेबी ग्रेनविल को छूने की कोशिश करता है तो बेबी ग्रेनविल उसकी उंगली पकड़कर उसे सूंघने लगता है। फिर सब बच्चे मिलकर बेबी ग्रेनविल का तकिए से मुंह दबाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैडम गेलार्ड के अचानक आ जाने से वे सफल नहीं हो पाते। मैडम गेलार्ड के लिए ग्रेनविल भले ही सिर्फ इनकम का एक जरिया था, लेकिन बाकी बच्चे उसके अंदर एक अजीब सी भूतिया एबनॉर्मेलिटी फील करते थे और हमेशा उससे अनकंफर्टेबल रहते थे। 5 साल की उम्र में भी ग्रेनविल ने बोलना नहीं सीखा था, लेकिन उसके अंदर एक यूनिक पावर डेवलप हो रही थी। बाकी बच्चे भले ही उससे नफरत नहीं करते थे, पर उसके पास आने से डरते थे। ग्रेनविल धीरे धीरे समझ जाता है कि उसकी यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्मेलिंग पावर सिर्फ उसका एक अपना और यूनिक गिफ्ट है। जीन बैप्टिस्ट ग्रेनविल आखिरकार बोलना सीख लेता है, लेकिन वह रियलाइज करता है कि उसके दिमाग में जमा हुई स्मल्स की डीप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए नॉर्मल लैंग्वेज बिल्कुल नाकाफी है। ग्रेनविल लकड़ी, घास, पत्थर, पानी और मेंढक जैसी अलग अलग नेचुरल चीजों की डैम्प और गर्म स्मेल को अलग अलग नामों से डिफाइन करता है। 13 साल की उम्र में मैडम गेलार्ड उसे रखने की जगह न होने पर एक लेदर टेनरी के मालिक ग्रिमल को उसे 10 फ्रैंक्स में बेच देती है। मैडम गेलार्ड का यह प्रॉफिटेबल बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि वह रॉबर्स का शिकार होकर मारी जाती है। ग्रेनविल उस टेनरी में काम शुरू करता है। टेनरी के उस बीमार माहौल में आम वर्कर्स की एवरेज एज ज्यादा से ज्यादा 5 साल ही होती थी, लेकिन ग्रेनविल बहुत टफ नेचर का होने की वजह से हर दिन 15-16 घंटे हड्डी तोड़ मेहनत करता है और फैक्ट्री की उस मुश्किल लाइफ में खुद को एडजस्ट कर लेता है। धीरे धीरे वह फैक्ट्री के बाहर पेरिस शहर में परफ्यूम्स की एक नई दुनिया डिस्कवर करता है और ग्रिमल के साथ पहली बार शहर में सामान डिलीवर करने जाते वक्त उसे अपना असली जुनून मिल जाता है। वह अच्छी या बुरी स्मेल के बीच कोई फर्क नहीं करता था, बल्कि हर नई स्मेल को एनालाइज करके उसे पूरी तरह से अपने अंदर उतार लेने के लिए बेचैन रहता था। ग्रिमल उसे आलस छोड़कर काम पर ध्यान देने को कहता है। पेरिस के मार्केट में पेलिसियर के बनाए गए अमोर एंड साइकी नाम के नए परफ्यूम की बहुत तारीफ हो रही थी। ग्रेनविल पेरिस की सड़कों पर प्लम बेचने वाली एक जवान लड़की के जिस्म की अजीब सी मीठी स्मेल से अट्रैक्ट होकर उसका पीछा करने लगता है। लड़की जब ग्रेनविल को पीछा करते हुए देखती है तो पूछती है कि क्या उसे प्लम खरीदने हैं। तब ग्रेनविल उसका हाथ पकड़कर अजीब तरीके से उसकी स्मेल लेने लगता है। लड़की उसके इस अजीब बिहेवियर से डरकर वहां से भाग जाती है। ग्रेनविल उसके जिस्म की उस अजीब मीठी स्मेल का पीछा करते हुए उसे दोबारा ढूंढ निकालता है। ग्रेनविल एक बार फिर से उस लड़की के जिस्म की वो मीठी स्मेल सूंघना शुरू कर देता है। लड़की उसे देखकर जैसे ही चीखने की कोशिश करती है, ग्रेनविल तुरंत उसका मुंह दबा देता है। वहां से गुजर रहे राहगीर को देखकर ग्रेनविल बहुत देर तक लड़की का मुंह दबाकर रखता है, जिसकी वजह से लड़की की मौत हो जाती है। ग्रेनविल तब उस लड़की के कपड़े उतारकर ठीक से उसके जिस्म की स्मेल लेता है। अगले सीन में बिना परमिशन गायब होने की वजह से ग्रिमल ग्रेनविल को बेरहमी से पीटता है। उस रात ग्रेनविल सो नहीं पाता, क्योंकि उस प्लम बेचने वाली जवान लड़की की मौत के बाद उसके जिस्म की मीठी खुशबू गायब हो चुकी थी। खुशबू के गायब होने की इस घटना ने ग्रेनविल को उसकी लाइफ का असली मकसद समझा दिया। वह खुशबू को प्रिजर्व करने की टेक्निक सीखेगा ताकि यह खूबसूरती कभी खत्म न हो। इसके बाद पेरिस के एक वक्त के फेमस इटालियन परफ्यूम मेकर ग्यूसेप बाल्डिनी को दिखाया जाता है, जिसका बिजनेस अब बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है और वह दिन भर कस्टमर्स का वेट करता रहता है। बाल्डिनी अपने असिस्टेंट चेनियर को दुकान संभालने का ऑर्डर देता है और काउंट वेरामाउंट के लिए एक नया परफ्यूम बनाने की रिसर्च में डूब जाने का डिसीजन लेता है।
चेनियर बाल्डिनी के राइवल परफ्यूम मेकर पेलिसियर के बनाए हुए फेमस परफ्यूम अमोर एंड साइकी की बात छेड़ता है, जो काउंट वेरामोंट को बहुत पसंद आया था। चेनियर बाल्डिनी को उस परफ्यूम का एक सैंपल दिखाता है, लेकिन बाल्डिनी उसे छूना भी नहीं चाहता। चेनियर बताता है कि आजकल यह परफ्यूम पेरिस के हर कोने में छा गया है। चेनियर इस परफ्यूम के अलग अलग नोट्स जैसे लाइम ऑयल, ऑरेंज ब्लॉसम और सिवेट जैसे स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले बेस नोट के बारे में बात करता है। बाल्डिनी पेलिसियर के काम को घटिया बताते हुए दावा करता है कि वह खुद काउंट के लिए एक शानदार परफ्यूम बनाएगा और चेनियर को दुकान संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर अपने काम के लिए अंदर जाता है। लेकिन जब वह अकेले अपने रूम में जाता है तो दिखाया जाता है कि बाल्डिनी के पास भी अमोर एंड साइकी का एक सैंपल पहले से मौजूद था। इसी बीच वेनेसा नाम की एक औरत बाल्डिनी के लिए रुमाल लेकर आती है। वेनेसा के जाने के बाद बाल्डिनी अकेले रूम में उस सैंपल परफ्यूम को सूंघकर उसके इंग्रेडिएंट्स जैसे लेमन, ऑरेंज ब्लॉसम एक्सट्रैक्ट, लौंग या दालचीनी को परफेक्टली पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन एक पॉइंट पर फेल होकर बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक तभी दरवाजे पर नॉक होता है। ग्रिमल की टेनरी से ग्रेनुइल ग्यूसेप बाल्डिनी का ऑर्डर किया हुआ गोट लेदर लेकर वहां पहुंचता है। बाल्डिनी ग्रेनुइल को अंदर बुलाता है और लेदर वहां रखने को कहता है और बताता है कि वह ग्रिमल को कुछ दिनों में पैसे दे देगा। ग्रेनुइल बाल्डिनी से पूछता है कि क्या वह इस लेदर को महकाने के लिए पेलिसियर का अमोर एंड साइकी यूज करेंगे। बाल्डिनी कहता है कि तुझे किसने कहा कि मैं किसी और का परफ्यूम यूज करके इस लेदर को महकाऊंगा। लेकिन ग्रेनुइल अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्मेलिंग पावर की मदद से बाल्डिनी के जिस्म से आ रही खुशबू को सूंघकर पेलिसियर के अमोर एंड साइकी परफ्यूम के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जैसे रोजमेरी, बर्गमोट, पैचोली, ऑरेंज ब्लॉसम, लेमन, मस्क और स्टोरेक्स एक एक करके परफेक्टली बता देता है। बाल्डिनी इस लड़के की ऐसी कमाल की स्मेलिंग पावर देखकर बुरी तरह हैरान रह जाता है। लेकिन जब ग्रेनुइल दावा करता है कि उसके पास पेरिस की सबसे बेस्ट नाक है और वह सिर्फ इन खुशबुओं के नाम सीखना चाहता है, तो बाल्डिनी उसे डांट देता है। ग्यूसेप बाल्डिनी ग्रेनुइल को समझाता है कि सिर्फ इंग्रेडिएंट्स के नाम जानने से कुछ नहीं होता। एक परफ्यूम का सही फॉर्मूला और उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट निकालने के लिए एक असली परफ्यूमर की स्किल चाहिए होता है। वह कहता है कि इनबॉर्न टैलेंट की कीमत बहुत कम होती है, बल्कि हार्ड वर्क और एक्सपीरियंस ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ग्रेनुइल को फॉर्मूला का मतलब समझ नहीं आता, फिर भी वह दावा करता है कि वह अभी इसी वक्त बाल्डिनी के लिए अमोर एंड साइकी बनाकर दिखा सकता है। बाल्डिनी को पहले तो उसके इस दावे पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। बाल्डिनी ग्रेनुइल का नाम पूछता है और उसे अपनी बात साबित करने के लिए एक फ्लास्क देता है। ग्रेनुइल काम शुरू करने से पहले अपने खुद के तरीके से परफ्यूम बनाने की परमिशन मांगता है। बाल्डिनी मान जाता है, लेकिन उसे प्योर अल्कोहल यूज करने के रिस्क को लेकर वार्न करता है और पहले से मेजर करने की हिदायत देता है। ग्रेनुइल बिना किसी मेजरमेंट के सीधे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके फ्लास्क हिलाना शुरू कर देता है। बाल्डिनी गुस्से में आकर उसे रुकने को कहता है और उसके इस बिना रूल वाले काम पर भड़क जाता है। लेकिन जब बाल्डिनी ग्रेनुइल के बनाए हुए अमोर एंड साइकी की बोतल को सूंघता है तो वह हैरानी से पूरी तरह शॉक रह जाता है। ग्रेनुइल कहता है कि वह इसको और भी बेहतरीन बना सकता है। यह कहकर वह कुछ और इंग्रेडिएंट्स उठाता है, उस परफ्यूम को दोबारा बनाता है और बाल्डिनी को सूंघने के लिए कहता है, लेकिन बाल्डिनी बिना सूंघे उसे वहां से चले जाने को कहता है। ग्रेनुइल बाल्डिनी के अंडर काम करने और खुशबू को हमेशा के लिए प्रिजर्व करने का तरीका सीखने की अपनी भयंकर चाहत जाहिर करता है। बाल्डिनी उसे बाद में सोचकर बताने की बात कहकर भेज देता है। ग्रेनुइल के जाने के बाद बाल्डिनी उसके बनाए हुए परफ्यूम को सूंघते ही जन्नत की खुशबू फील करता है। अगले दिन ही बाल्डिनी टेनरी के मालिक ग्रिमल को 50 फ्रैंक्स देकर ग्रेनुइल को खरीद लेता है। ठीक इसके बाद ही एक एक्सीडेंट में ग्रिमल मारा जाता है। दूसरी तरफ ग्रेनुइल के टैलेंट की वजह से बाल्डिनी का डूबता हुआ बिजनेस अपनी खोई हुई शान वापस पा लेता है और ग्रेनुइल परफ्यूम बनाने की असली टेक्निक सीखना शुरू कर देता है। बाल्डिनी ग्रेनुइल को परफ्यूम के कॉर्ड का स्ट्रक्चर समझाता है। वो बताता है कि हर परफ्यूम में 3 मेन कॉर्ड्स होते हैं। हेड कॉर्ड जो पहले कुछ मिनट तक रहता है, हार्ट कॉर्ड या परफ्यूम की असली थीम जो कुछ घंटों तक टिकती है, और बेस कॉर्ड जो कई दिनों तक बरकरार रहती है। एंशिएंट इजिप्शियंस के बिलीफ के मुताबिक एक यूनिक परफ्यूम बनाने के लिए 12 नोट्स के साथ एक आखिरी 13th एलिमेंट या नोट ऐड करने की जरूरत होती है, जो बाकी सबसे ऊपर होता है। बाल्डिनी फैरो की कब्र की वो पुरानी लेजेंड सुनाता है। जब परफ्यूम का जार खोला गया था तब उसकी नाजुक खुशबू और इंटेंसिटी की वजह से दुनिया के हर इंसान को एक पल के लिए जन्नत में होने का एहसास हुआ था। लेकिन परफ्यूम के 12 इंग्रेडिएंट्स तो आइडेंटिफाई कर लिए गए, पर वो मेन 13th इंग्रेडिएंट कोई कभी ढूंढ नहीं पाया। ग्रेनुइल जानना चाहता है कि आखिर उसे क्यों ढूंढा नहीं जा सका। बाल्डिनी थोड़ा इरिटेट होकर उसे समझाता है कि यह बस एक इमेजिनरी फेरी टेल है। ग्रेनुइल परफ्यूम के उन 12 इंग्रेडिएंट्स के सामने जाकर बैठता है और उसे उस प्लम बेचने वाली लड़की के जिस्म की खुशबू याद आ जाती है। इसके बाद ग्रेनुइल बाल्डिनी के पास आता है और बेहद बेचैन होकर कहता है कि वो खुशबू को हमेशा के लिए प्रिजर्व करना सीखना चाहता है। ग्रेनुइल बाल्डिनी की ही एक बात याद दिलाता है कि
हर जिंदा चीज की खुशबू ही उसकी असली आत्मा होती है। वो बाल्दिनी के लिए जितने चाहे उतने परफ्यूम्स बनाने और उसे दुनिया का बेस्ट परफ्यूमर बनाने का वादा करता है और इसके बदले में हर चीज की खुशबू प्रिजर्व करने की टेक्निक सिखाने की डिमांड करता है। बाल्दिनी ग्रेनुई को गुलाब का डिस्टिलेशन प्रोसेस सिखाना शुरू करता है। वो बताता है कि 10,000 गुलाबों से सिर्फ 1 ऑन्स परफ्यूम ऑयल मिलता है और पेटल्स को बहुत ध्यान से मिक्स करने को कहता है ताकि उनकी असली खुशबू इंटैक्ट रहे। बाल्दिनी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी वाले डिस्टिलेशन मशीन के टेम्परेचर कंट्रोल और कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए गुलाब का तेल अलग करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप समझाता है। बाल्दिनी फ्रांस के ग्रास शहर की तारीफ करते हुए उसे परफ्यूम का रोम बताता है और कहता है कि वहां अपना टैलेंट साबित किए बिना कोई खुद को एक परफ्यूमर नहीं कह सकता। डिस्टिलेशन प्रोसेस सक्सेसफुली पूरा होने के बाद बाल्दिनी गुलाब का प्योर ऑयल ग्रेनुई को दिखाता है। कुछ वक्त बाद ग्रेनुई बाल्दिनी को झूठा होने का इल्जाम लगाता है क्योंकि वो हर चीज की खुशबू को डिस्टिलेशन प्रोसेस में कैद नहीं कर पा रहा था। बाल्दिनी को पता चलता है कि ग्रेनुई ने कांच, लोहे और तांबे की खुशबू को भी डिस्टिल करने की कोशिश की थी। बाल्दिनी उनमें कोई स्मेल न पाकर कहता है कि इन चीजों की कोई खुशबू नहीं होती। बाल्दिनी समझ जाता है कि ग्रेनुई ने एक कैट की खुशबू को भी डिस्टिल करने की कोशिश की थी। बाल्दिनी गुस्से में आकर उसे पागल और जानवर कहकर फटकारता है। बाल्दिनी ग्रेनुई को साफ बता देता है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए बिल्ली या इंसान के जिस्म की खुशबू को कैद करना किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। ये सुनते ही ग्रेनुई बुरी तरह बीमार पड़ जाता है और मौत की कगार पर पहुंच जाता है। मरने की हालत में होने के बावजूद ग्रेनुई बाल्दिनी से पूछता है कि क्या डिस्टिलेशन प्रोसेस के अलावा खुशबू प्रिजर्व करने का कोई और रास्ता है। बाल्दिनी उसे फ्रांस के सदर्न शहर ग्रास में यूज होने वाले एनफ्लूराज नाम के एक प्रोसेस के बारे में बताता है। फिर ग्रेनुई 1 हफ्ते के अंदर चमत्कारी तरीके से ठीक हो जाता है। ग्रास में जाकर काम करने के लिए जरूरी जर्नीमैन्स पेपर्स देने के बदले में बाल्दिनी उससे 100 नए परफ्यूम्स के फॉर्मूला लिखवा लेता है। ग्रेनुई के जाने के दिन बाल्दिनी बहुत खुश था, लेकिन उसी रात उसका पक्का घर नदी में ढह जाता है और सोते हुए हालत में ही बाल्दिनी की मौत हो जाती है। ग्रेनुई पेरिस शहर से जितना दूर जाता है उसे उतना ही सुकून मिलता है। इंसानों के शोर शराबे से दूर, पहाड़ों और उनके मुश्किल रास्तों को पार करते हुए वो एक ऐसी सुनसान चोटी पर पहुंचता है जहां मरे हुए पत्थरों की स्मेल के अलावा और कोई खुशबू नहीं थी। वहां अकेले रहते वक्त ग्रेनुई जब अपने कपड़ों में जमी हुई हजारों तरह की स्मेल्स सूंघ रहा था, तब एक चीज नोटिस करके वो पूरी तरह शॉक रह जाता है। उसके अपने जिस्म की कोई खुशबू ही नहीं थी। वो समझ जाता है कि अपनी खुद की कोई स्मेल न होने की वजह से वो इंसानों के लिए हमेशा इनविजिबल था। अपना वजूद साबित करने के लिए ग्रेनुई अगले दिन सुबह फिर से ग्रास के लिए निकल पड़ता है। ग्रास शहर पहुंचकर ग्रेनुई फिर एक लड़की को देखता है और उसके जिस्म की खुशबू का पीछा करते करते लॉरा नाम की उस लड़की के घर के सामने आ जाता है। अगले दिन फैक्ट्री में काम करते वक्त मैडम अर्नुल्फी एक दूसरे वर्कर को फूल खराब करने के लिए डांटती है और ग्रेनुई की स्किल की तारीफ करती है। वो बताती है कि एनफ्लोराज यानी फूलों की खुशबू कलेक्ट करने का असली आर्ट ये है कि फूलों को बहुत हल्के हाथों से छोड़ा जाए और उनकी खुशबू को नेचुरली घुलने दिया जाए। अर्नुल्फी के जाने के बाद ध्रुव ग्रेनुई को पीले फूल चेक करने को कहता है। ग्रेनुई बताता है कि उन फूलों को अभी थोड़ा और वक्त चाहिए, लेकिन ध्रुव अपने ऑर्डर पर अड़ा रहता है। रात में एक लड़का और लड़की दिखाई देते हैं। लड़का जब इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो लड़की मना कर देती है। लुसियन नाम का वो लड़का जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो लड़की मजाक में उसे नीचे गिरा देती है। इससे लुसिये को चोट लगती है और वो वहां से चला जाता है। लड़की लुसिये को सीढ़ी लाने के लिए आवाज देती है, लेकिन वहां लुसिये नहीं बल्कि ग्रेनुई खड़ा होता है। ग्रेनुई उस लड़की को मार देता है और फूलों का एक्सट्रैक्ट निकालने वाली मशीन में डाल देता है। अचानक किसी के आने की आवाज सुनकर ग्रेनुई जल्दी से उस टैंक को ढक देता है। ट्यूबरोज फूल डिलीवर करने आई एक औरत ग्रेनुई से पूछती है कि इन फूलों का आखिर क्या किया जाता है। ग्रेनुई उसे एनिमल फैट की मदद से फूलों की खुशबू एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस समझाता है और उसे बिना कुछ छुए तुरंत वहां से चले जाने को कहता है। वो औरत जैसे ही ढके हुए टैंक को देखने की कोशिश करती है, तभी मैडम अर्नुल्फी वहां आ जाती है। अर्नुल्फी जब टैंक ढकने का रीजन पूछती है तो ग्रेनुई बताता है कि फूलों को सनलाइट से बचाने और खुशबू को और बेहतर तरीके से प्रिजर्व करने के लिए उसने इसे ढक दिया है। मैडम अर्नुल्फी के उस औरत को लेकर चले जाने के बाद ध्रुव उस टैंक को सूंघता है पर उसे कोई खुशबू नहीं आती। तब ग्रेनुई कहता है कि यह एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। ध्रुव ग्रेनुई को फैक्ट्री का टाइम बर्बाद न करने की वार्निंग देता है। इसके बाद ग्रेनुई एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, उसे पैसे देकर बेड पर लेटने को कहता है और उसके हाथ पर फैट लगाना शुरू कर देता है। लड़की जब इसकी वजह पूछती है तो वो बताता है कि यह फैट उसके जिस्म की नेचुरल खुशबू को एब्जॉर्ब कर लेगा। लड़की जब पूछती है कि क्या यह उसका कोई अजीब शौक है तो ग्रेनुई उसे अपने काम पर ध्यान देने को कहता है। लड़की ग्रेनुई के पास एक स्क्रेपर देखकर डर जाती है और भड़ककर ग्रेनुई के पैसे वापस करती है और उसे वहां से चले जाने को कहती है, लेकिन ग्रेनुई पीछे से उस पर अटैक करके उसे मार डालता है। इसके बाद ग्रेनुई उसके पूरे जिस्म पर फैट लगाता है, उसकी बाल काट लेता है।
और उस फैट को स्क्रेपर से छील कर कलेक्ट करता है। ग्रेनुई उस फैट को अल्कोहल में मिलाकर डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए उसकी खुशबू कलेक्ट कर लेता है। अगले दिन पुलिस उस औरत की लाश को ले जाती है। ग्रेनुई उस औरत से निकाली हुई खुशबू अपने हाथ पर लगाता है तो उस औरत का डॉग अपने मालिक की खुशबू पाकर ग्रेनुई के पास चला आता है। इसके बाद ग्रेनुई 13 खाली बोतलें लाइन में सजा लेता है। अगले सीन में लॉरा के पापा आंतवान रिशीस अपनी बेटी को बर्थडे कैंडल्स गुलाब के पिघलने से पहले जल्दी बुझाने को कहते हैं। लॉरा कहती है कि गुलाब पिघल नहीं सकते। उसके पापा मजाक में कहते हैं कि यह स्पेशल गुलाब पिघल सकते हैं। रिशीस अपने स्पेशल गेस्ट मार्की मॉन्टेस्क्यू के लिए एक टोस्ट प्रपोज करते हैं। मार्की रिशीस की खूबसूरत बेटी लॉरा को बर्थडे विश करता है और प्यार का एक गिफ्ट देता है। यह सब कुछ ग्रेनुई दूर से छुपकर देख रहा था। फिर गेस्ट्स सभी मिलकर हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। खेल के बीच मौका देखकर ग्रेनुई लॉरा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहां मार्की आ जाता है। तब ग्रेनुई एक पत्थर मारकर वहां की एक लाइट तोड़ देता है, जिसका फायदा उठाकर लॉरा फिर से छुप जाती है। इसके बाद रिशीस खेल खत्म होने का अनाउंसमेंट करता है। रिशीस लॉरा को अंदर आने के लिए आवाज देता है। दूसरी तरफ ग्रेनुई को किसी को मार कर ले जाते हुए देखा जाता है। इधर लॉरा वापस आ जाती है, लेकिन अल्बीन और फ्रांसवाज नाम की जुड़वा बहनें कहीं नहीं मिलती और सब टेंशन में आकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ ग्रेनुई उन दोनों जुड़वा बहनों की लाशों पर फैट लगाता है और उस फैट को छील कर कलेक्ट करता है। फिर उनके फैट से खुशबू निकालने के बाद वो उन 13 बोतलों में से 2 बोतलें इन जुड़वा बहनों की खुशबू से भर लेता है। किसी के आने की आवाज सुनकर जल्दीबाजी में ग्रेनुई के हाथ पर उस खुशबू की एक बूंद गिर जाती है। फैक्ट्री में ध्रुव ग्रेनुई को फ्रेम्स रेडी न करने के लिए डांटने आता है, लेकिन ध्रुव ग्रेनुई के हाथ पर गिरी उस एक बूंद परफ्यूम की खुशबू सूंघकर नरम पड़ जाता है और ग्रेनुई से फ्रेम सेट करने की रिक्वेस्ट करता है। अगले दिन दोनों जुड़वा लड़कियों की लाश रिकवर होने के बाद शहर के बिजनेसमैन एक मीटिंग करते हैं। इसमें सुबह होने से पहले जैस्मिन फूल तोड़ने की जरूरत की वजह से कर्फ्यू लगाने का विरोध किया जाता है, लेकिन सेफ्टी के खातिर रिशीस बताता है कि खूनी को पकड़ने के लिए खूनी का मकसद समझना जरूरी है। वो आगे बताता है कि खूनी ने लड़कियों की इज्जत नहीं लूटी थी, बल्कि वो वर्जिन हालत में ही मारी गई है। इसके बाद ग्रेनुई 2 और लड़कियों को मारकर उनकी खुशबू कलेक्ट कर लेता है। ग्रास की सड़कों पर कर्फ्यू अनाउंस कर दिया जाता है और सबको जल्दी से अपने घरों में लौटने का ऑर्डर दिया जाता है। इसी बीच ग्रेनुई एक और लड़की को मारकर अपनी 5वीं बोतल भर लेता है और इसी तरह वो 6ठी और 7वीं बोतल भी पूरी कर लेता है। इधर मीटिंग में रिशीस परफेक्टली खूनी की साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि खूनी लड़कियों की इज्जत नहीं, बल्कि उनकी आउटर ब्यूटी और खुशबू कलेक्ट कर रहा है। वो डर जताता है कि जब तक खूनी का यह अजीब कलेक्शन पूरा नहीं होता, तब तक वो यह मर्डर्स नहीं रोकेगा। लाशों के बाल कटे हुए मिलने पर शहर वाले विग बेचने वाले बिजनेसमैन को पीटने लगते हैं। ऐसे सभी मर्दों को अरेस्ट करने का अनाउंसमेंट किया जाता है जिनकी कोई बीवी या फैमिली नहीं है। शहर वाले अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां सील कर देते हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए सबके हाथों में बंदूक दे दी जाती है। फिर भी यह मर्डर्स रुकने का नाम नहीं लेते। ग्रेनुई एक के बाद एक खून करके अपनी 11वीं बोतल भी भर लेता है। ग्रास के कोर्ट में एक बिजनेसमैन दावा करता है कि खूनी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक डेमन है और उसे इंसानी दिमाग से पकड़ना इम्पॉसिबल है। वो चर्च के बिशप को बुलाकर खूनी को एक्सकम्युनिकेट करने का प्रपोजल देता है। रिशीस दिमाग लगाकर इस खूनी को पकड़ने की बात कहता है। दूसरी तरफ ग्रेनुई अपनी 12वीं बोतल भी भर लेता है। चर्च की तरफ से ऑफिशियली उस बेरहम खूनी को समाज से बाहर निकालकर शैतान का चेला डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसने उनकी बेटियों को छीन लिया है और ग्रास के बिजनेस को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। उस पर ऊपर वाले का कहर बरसे, यह श्राप भी दिया जाता है। दूसरी तरफ ग्रेनुई अपनी कलेक्ट की हुई 12 बोतलों के परफ्यूम को मिलाकर एक नया परफ्यूम बनाता है। इधर एक गार्ड चर्च आकर खुशी से बताता है कि खूनी ग्रेनोबल शहर में पकड़ा गया है और उसने अपने सारे गुनाह कन्फेस कर लिए हैं। वहां मौजूद सब लोग खुशी से झूम उठते हैं और उनकी प्रेयर सुनने के लिए ऊपर वाले को थैंक्स कहते हैं। बाद में आंतवान रिशीस पुलिस रिपोर्ट पढ़कर दावा करता है कि पकड़ा गया शख्स किसी भी हाल में असली खूनी नहीं हो सकता। उसने लड़कियों का गला घोंटने और उन्हें टॉर्चर करने की बात कबूली है, जबकि ग्रास की लड़कियों के सर के ठीक पीछे एक सटीक चोट मारकर और परफेक्टली उनके बाल काटकर उनका खून किया गया था। लेकिन कोर्ट रिशीस को इस मैटर पर और ज्यादा दिमाग न लगाने का सजेशन देता है। दूसरी तरफ जवान लड़के लड़कियां खुशी से नाचने लगते हैं और ग्रेनुई उनकी तरफ, खासकर लॉरा की तरफ घूर रहा था। रिशीस समझ जाता है कि असली खूनी अभी भी बाहर घूम रहा है और उसकी बेटी लॉरा अभी भी सेफ नहीं है। वो जल्दी से लॉरा को वहां से घर ले जाने की कोशिश करता है। लॉरा के यह कहने पर कि वो अब बड़ी हो गई है, रिशीस उसे एक थप्पड़ मार देता है, जिससे लॉरा दौड़कर वहां से भाग जाती है। लॉरा भागते हुए एक सुनसान जगह पर आ जाती है जहां ग्रेनुई घात लगाए बैठा था। इसी बीच रिशीस वहां आ जाता है और लॉरा दौड़कर अपने पापा के पास चली जाती है। घर लौटकर रिशीस अपने इस ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर के लिए दुख जताता है और कहता है कि इस दुनिया में लॉरा के अलावा उसका और कोई नहीं है। लॉरा उसे तसल्ली देती है
इसके बाद ऋषिस लॉरा के रूम की विंडो बंद करके अपने रूम में चला जाता है। आधी रात को ग्रेनुई को लॉरा के रूम में देखा जाता है। ठीक तभी ऋषिस की नींद टूट जाती है और वो दौड़कर लॉरा के पास आता है। ऋषिस लॉरा को बेड पर ही पाता है, लेकिन लॉरा के रूम की विंडो उसे खुली हुई मिलती है, जबकि लॉरा ने वो विंडो नहीं खोली थी। किसी बड़े खतरे का एहसास होते ही वो सुबह वहां से भागने की तैयारी करता है और नॉर्थ के पहाड़ी रास्ते से निकलने का डिसीजन लेता है। ग्रेनुई को यह खबर मिलती है तो वो एक लोकल आदमी से पूछता है कि ऋषिस किस तरफ गए हैं। आदमी जवाब देता है, नॉर्थ की तरफ। इधर ध्रुव ग्रेनुई को ढूंढ रहा था। तभी उस औरत का कुत्ता ग्रेनुई के रूम में जाकर मिट्टी खोदता है और एक ड्रेस बाहर निकालता है। ध्रुव को यहाँ उस औरत के कटे हुए बाल मिल जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रेनुई लॉरा को ढूंढ रहा था। ग्रेनुई अपनी स्पेशल नाक का यूज करके लॉरा के जिस्म की खुशबू ट्रेस कर लेता है। अगले सीन में ऋषिस पहाड़ की एक सुनसान इन में आकर रात बिताने के लिए सारे रूम्स बुक कर लेता है। वो सुबह जल्दी उन्हें लेरेंस आइलैंड ले जाने के लिए बोट का इंतजाम करने को कहता है। ऋषिस सी व्यू वाले इस इन के सबसे खूबसूरत रूम को छोड़कर सेफ्टी के खातिर एक नॉर्मल रूम चुनता है। दूसरी तरफ ग्रास की फैक्ट्री में पुलिस सभी लड़कियों के कपड़े और बाल रिकवर कर लेती है। इधर डिनर टेबल पर लॉरा अपने पापा से इतनी सीक्रेसी और अचानक भाग कर आने का रीजन पूछती है। ऋषिस कहता है, मैंने सपने में देखा है कि बाकी लड़कियों की तरह तुम्हारा भी खून हो गया है। उसे यकीन था कि असली खूनी अभी भी बाहर घूम रहा है और लॉरा जैसी खूबसूरत लड़की ही उसका मेन टारगेट है। इसलिए उसने लॉरा की सेफ्टी के लिए मार्की के साथ उसकी शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और शादी तक उसे मॉनेस्ट्री में रखने का डिसीजन लिया है। लेकिन लॉरा मार्की के साथ शादी पर ऑब्जेक्ट करती है। फिर भी ऋषिस अपने फैसले पर अड्डा रहता है। दूसरी तरफ ग्रेनुई भी इस इन के पास पहुंच चुका था। रात में ऋषिस अपनी बेटी के रूम का दरवाजा लॉक करके चाबी अपने पास रख लेता है। उधर ग्रेनुई भी इनमें घुस जाता है। ग्रेनुई एक कपड़े पर एनिमल फैट लगाकर तैयार हो जाता है। फिर वो चुपचाप ऊपर जाता है। ऋषिस के रूम में घुसकर लॉरा के रूम की चाबी निकालता है और लॉरा के रूम में एंटर करता है। वो बाकी लड़कियों की तरह लॉरा को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा का चेहरा देखकर रुक जाता है। तभी लॉरा की आंखें खुल जाती हैं और सीन कट होकर अगले दिन सुबह पर आ जाता है। ऋषिस तैयार होकर चाबी से लॉरा के रूम का दरवाजा खोलता है और लॉरा को भी बाकी लड़कियों की तरह मरा हुआ पाता है। दूसरी तरफ ग्रेनुई लॉरा के जिस्म की खुशबू कलेक्ट करके उसे बाकी 12 लड़कियों की खुशबू के साथ मिक्स कर लेता है। ठीक तभी वहां पुलिस आ जाती है। ऋषिस कैद हुए ग्रेनुई के आमने सामने आकर उसकी बेटी को मारने का रीजन पूछता है। ग्रेनुई बिना किसी इमोशन के जवाब देता है कि उसे उसकी बेटी की जरूरत थी। ऋषिस कहता है कि जब उसे क्रॉस पर लटकाकर लोहे के रॉड से पीट पीट कर बेरहमी से मारा जाएगा तो वो खुद पास खड़े होकर उसकी आंखों में देखकर अपना सारा गुस्सा निकालेगा। इसके बाद बाहर पब्लिक के सामने ग्रेनुई को मारने की तैयारी की जाती है। जेल के अंदर ग्रेनुई अपने बनाए उस स्पेशल परफ्यूम को अपने हाथ में लेता है जिसके लिए उसने 13 मर्डर्स किए थे। ग्रेनुई को पब्लिक के सामने ले जाने से पहले जब तैयार किया जाता है तब ग्रेनुई वो परफ्यूम खुद पर लगा लेता है। ग्रेनुई के नीचे आते ही वहां मौजूद सभी लोग उस खुशबू से मदहोश हो जाते हैं। इस मैजिकल परफ्यूम के असर से जल्लाद और भड़की हुई भीड़ पल भर में शांत हो जाती है और ग्रेनुई को बेगुनाह डिक्लेयर कर देती है। इसके बाद ग्रेनुई उस परफ्यूम को सीधे हवा में उड़ा देता है। अगले ही पल सब लोग पूरी तरह हिप्नोटाइज हो जाते हैं, यहाँ तक कि पोप खुद उसे एक फरिश्ता मान लेता है। ग्रेनुई भीड़ की तरफ परफ्यूम लगा हुआ रूमाल हवा में लहरा देता है। यहाँ ग्रेनुई को उस प्लम बेचने वाली लड़की की याद आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब सब लोग मदहोश थे तब ऋषिस खुद चाकू लेकर ग्रेनुई को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन उस परफ्यूम की हिप्नोटिक पावर के आगे घुटने टेक कर वो ग्रेनुई को अपना बेटा मानकर गले लगा लेता है और रोने लगता है। अगले दिन जब ग्रास शहर के लोगों का नशा उतरता है तो वो कल के उस शर्मनाक पागलपन को अपनी मेमोरी से हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश करते हैं और दोपहर में म्यूनिसिपैलिटी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है। म्यूनिसिपैलिटी पुलिस को इन मर्डर्स की नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देती है। नतीजा यह निकलता है कि ग्रेनुई की फैक्ट्री के मालिक डोमिनिक ध्रुव को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उसके घर के पीछे वाले आंगन में ही मारी गई सभी लड़कियों के कपड़े और बाल मिले थे। लगातार 14 घंटे के बेरहम टॉर्चर के बाद जब ध्रुव सारे जुर्म कबूल कर लेता है तो उसे फांसी देकर इस केस को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाता है। तब तक ग्रेनुई पेरिस के रास्ते का आधा सफर तय कर चुका था। उसके पास तब भी इतना मैजिकल परफ्यूम बचा था कि वो चाहता तो उससे पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना सकता था, राजा से अपने कदम चुमवा सकता था या पोप को लेटर लिखकर खुद को नया मसीहा डिक्लेयर कर सकता था। उसके पास पैसे, डर या मौत से भी ज्यादा ताकतवर एक ऐसी पावर थी जो इंसानों को उससे प्यार करने पर मजबूर कर सकती थी। लेकिन वो
वो मैजिकल परफ्यूम बस एक काम नहीं कर सकता था, वो ग्रेनुई को एक ऐसा नॉर्मल इंसान नहीं बना सकता था जो दूसरों की तरह किसी से प्यार कर सके या किसी और का सच्चा प्यार पा सके। फ्रस्ट्रेट होकर वो इस दुनिया, उस परफ्यूम और खुद से नफरत करने लगता है। इसके बाद 25 जून 1966 की रात को वो पेरिस में एंटर करता है और एक मदहोश इंसान की तरह ठीक उसी गंदे फिश मार्केट में लौट आता है जहां उसका जन्म हुआ था। फिश मार्केट के उन होमलेस और बेसहारा लोगों की हालत देखकर ग्रेनुई अपनी बोतल का सारा परफ्यूम अपने जिस्म पर डाल लेता है, जिसके नतीजे में उस परफ्यूम के इंटेंस प्यार के मायाजाल में पागलों की तरह अंधे होकर मार्केट के लोग लिटरली उसे चीर फाड़ कर खा जाते हैं और पलक झपकते ही ग्रेनुई इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाता है। ये सब करने के बाद उनके दिलों में एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है और उन्हें लगता है कि जिंदगी में पहली बार उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के सच्चे प्यार के नशे में आकर कुछ किया है। अगले दिन सुबह जब मार्केट के बाकी लोग वहां आते हैं तो उन्हें जमीन पर सिर्फ ग्रेनुई के खाली कपड़े और परफ्यूम की खाली बोतल मिलती है, जिसे वो उठाकर अपने यूज के लिए साथ ले जाते हैं।